नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों हेतु एक विशेष सीरीज चलाई है, जिसके क्रम में हमने पहली वीडियो अपलोड की थी और आपको भारतीय इतिहास की रूपरेखा बताई थी। आपको उसका इंट्रोडक्शन हमने कराया था। हमने बताया था कि भाई किस तरीके से हम इतिहास को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। इसमें हम पाषाण युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी वास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। मैराथन वीडियो ये होने वाली है। इसमें आपको कई सारे फैक्ट्स दोस्तों जानने को मिलेंगे और इस वीडियो पर बेस्ड अगली वीडियो हमारी एमसीक्यू वाली होगी, जिसमें हम इस वीडियो में जितने भी हमने आपको फैक्ट्स बताए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू करवाएंगे। तो अगर आप यूके पीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में और उसके अंदर हम पढ़ेंगे पाषाण युगीन सभ्यता यानी कि पाषाण काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका आप युग मान लीजिए अज्ञात काल से 2500 ईस्वी पूर्व प्रागैतिहासिक काल आपका। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, कई सारी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले देखिए, मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसमें काफ़ी विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन अनेक विद्वानों का यह मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1,00,000 वर्ष पूर्व, देखिए पहले हुआ करते थे प्राइमेट्स यानी कि नर वानर इनको बोला जाता था। तो उनसे एक ऐसे प्राणी का जन्म हुआ कि जो मानव के बिल्कुल समान था और धीरे धीरे ये प्राणी क्या हुआ, वृक्षों से उतर गया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। ठीक है, और पृथ्वी पर ही ये रहने लगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइमेट्स नर वानर से एक ऐसे प्राणी का जन्म हुआ 50,000 से 1,00,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, जो कि बिल्कुल आज के मानव के समान थे, यानी कि वो पिछले पैरों पर खड़ा होना सीख गया, चलने लग गया और पृथ्वी पर ही रहने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है वही आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पॉइंट देख लेते हैं। ये इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इनको ही पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। इसके फिर 10 साल बाद यानी कि 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार में एक विभाग के रूप में गठित कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। और उसके बाद 1902 में लॉर्ड्स कर्जन के टाइम पर इसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से इसको जाना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1902 में लॉर्ड्स कर्जन के टाइम पे इसका सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण कर दिया गया और जो जॉन मार्शल थे इनको इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो इस पर ही आपके कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में आ चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों, हमने जैसे कि पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पूरे पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसको पॉलीओलिथिक युग बोला जाता है या फिर इसको आखेटक एवं खाद्य संग्राहक युग भी बोलते हैं। तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक से क्या मतलब है दोस्तों? सिंपल सा मतलब है कि इसमें मनुष्य एक शिकारी और खाद्य संग्राहक था, यानी कि फूड को जमा करने वाला। ठीक है, शिकार करता था और फूड को जमा करता था। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका जो काल है वो अज्ञात काल से 8,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है, ये चीज आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जो मानव की अगर वैसे बात करें तो दोस्तों वो प्लास्टोसीन युग है, वहां से इसका हम कह सकते हैं आरंभ हुआ था और उसी समय पर जैसे गाय, हाथी, घोड़े इनका भी उद्भव हुआ था। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैंने यहाँ पर स्पेशली लिखा है कि महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है, वहां पर कई सारे फैक्ट्स मिले हैं, उनका एनालाइजेशन हुआ और उसके बाद पता चलता है कि मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति जो है वो 14 लाख वर्ष पूर्व
मानी जा रही है। ठीक है, तो ये आपका रीसेंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पे कुछ फैक्ट्स मिले हैं, उनका एनालाइजेशन हुआ, विश्लेषण हुआ और उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं पूरा पाषाण काल की देखिए। सबसे पहले कि इसमें जब मनुष्य था यानी कि आदि मानव, अब भारत की बात हो रही तो भारत की ही हम डिस्कस करेंगे, भारतीय इतिहास की बात हो रही है, तो भारत में जो आदि मानव था वो पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है ना, बड़े बड़े हथियार थे, वो अनऑर्गेनाइज थे, परिष्कृत थे, इस टाइप के जो हथियार थे उनका वो प्रयोग करता था। ठीक है, और उस समय पर वो क्या था दोस्तों, आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये चीज को आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, भारत में पुरा पाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। हालांकि फैक्ट है, लेकिन अभी इस पे हाल में ही कुछ खोज हुई है। भारत में एक देखा जाए तो पाषाण काल से रिलेटेड मानव की खोपड़ी पाई गई है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, आगे मैं इसको बताऊंगा। लेकिन कई जगह पे पहले क्वेश्चन यही आता था कि भाई जो भारत है, भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। वैसे भारत में एकमात्र अवशेष मानव की खोपड़ी प्राप्त की गई है, वो है देखा जाए तो मध्य नर्मदा नदी घाटी है, वहां पर हथनौरा करके एक जगह है होशंगाबाद, वहां पर मानव की खोपड़ी वैसे मिली है। तो वो भारत में एकमात्र मानव जीवाश्म है जो कि पूरा पाषाण से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए, इतना मैं आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ये चीजें जो आपके फैक्ट्स हैं थोड़ा पुराने हैं, लेकिन अभी नए फैक्ट्स को भी हम जोड़ के चलेंगे, तो इस तरह से हम हिस्ट्री को पढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर होती चल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा इसकी विशेषताएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय पे मानव का जो जीवन था पूर्णतः प्राकृतिक था, प्रधानता शिकार पर निर्भर थी, पूरा का मतलब शिकार पर ही वो डिपेंडेंट था, भोजन वो मांस या कंदमूल खाता था, अग्नि का स्टार्टिंग में प्रयोग नहीं था क्योंकि ज्यादातर ये जो युग था हिमयुग था। ठीक है, तो वहां पर स्टार्टिंग में आग का आविष्कार नहीं हो पाया था, तो मांस को वो कच्चा खाते थे। हालांकि ये ध्यान रखना कि जो पूरा पाषाण काल है यहीं पर ही अग्नि का आविष्कार होने के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, पशुपालन एवं कृषि का उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ठीक हो गया, तो ये तो चीज हो गई क्लियर। अब जो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं उपकरणों के आधार पर। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आता है पूर्व पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल दोस्तों जो कि आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना पूरा पाषाण काल में सबसे लंबा समय पूर्व पूरा पाषाण काल का ही है। ठीक है, ये एक तरह से हिमयुग टाइप का ही आप मान लो। ठीक, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि इस समय पर मानव जो जिन पत्थरों का प्रयोग करता था वो क्वार्टजाइट के बने थे। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे। कोड उपकरण इनको बोलते हैं, जैसे कि हस्त कुठार, खंडक, विदारणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको दोस्तों क्लियर हो जानी चाहिए कि पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा समय है और यहाँ पर मनुष्य क्वार्टजाइट से बने या क्वार्टजाइट पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, हस्त कुठार, खंडक, विदारणी इस काल के उपकरण है। ठीक है, अब इस काल के जो उपकरण हैं उनको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस काल के उपकरणों को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला आता है चौपड़ चाबिंग, पेबल संस्कृति बोलते हैं, और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। किसकी बात हो रही है? पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो चौपड़ चापिंग पेबल संस्कृति है दोस्तों ये पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिली है। ठीक है, चौपड़ चापिंग पेबल संस्कृति के उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं, पंजाब की सोहन नदी घाटी। आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है कि पेबल संस्कृति कहां से रिलेटेड है, तो पंजाब की सोहन नदी घाटी से ये रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए 1935 में जो डी टेरा थे इन्हों के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन नदी घाटी में इंपॉर्टेंट अनुसंधान किए, तो कभी कभार इसको सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज तो आपको
क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद आता है, मैंने बोला हैंडेक्स संस्कृति उपकरणों के आधार पर, तो एक तो हो गई चॉपर चापिंग, एक हो गई हैंडेक्स संस्कृति। अब हैंडेक्स संस्कृति है दोस्तों, इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उपकरण कहाँ मिले हैं, मद्रास के समीप मिले हैं। मद्रास के समीप कहाँ कहाँ पे है, बदमदूरे और अतिरम पक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, अधिकांश पुरापाषाण युग हिमयुग से गुजरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आग के प्रयोग का करने का जो प्रमाण है वो सबसे पहले पूर्व पुरापाषाण काल में ही मिलता है, जो कि चीन के जाओजू कोजियन गुफा है, यहां से मिला है। ठीक है, आग के प्रयोग का प्रमाण एक अलग चीज है और आग का लगातार प्रयोग करना एक अलग चीज है। ठीक है, आग का यहाँ पर प्रयोग करने का प्रमाण पूर्व पुरापाषाण काल का है, लेकिन लगातार जो प्रयोग है दोस्तों वो आगे जो काल आए उन्हीं में हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप क्लियर कर लेना, कई बुक्स में नवपाषाण काल में आग का आविष्कार की बात की गई है। ठीक है, तो नवपाषाण काल से रिलेटेड है कि भाई जो नवपाषाण काल में लोग आग का निरंतर प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर अभी आग का निरंतर प्रयोग नहीं होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और बहुत सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि रॉबर्ट ब्रूस फुट से रिलेटेड है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान प्रारंभ हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि 1863 से पहले कुछ वैज्ञानिकों ने भारत में पुरापाषाणकालीन सभ्यता से रिलेटेड उपकरण प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वो उन्होंने गलती से प्राप्त किए। ठीक है, तो जो रियल पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान थे वो 1863 से ही प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने 1863 में अनुसंधान किया था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। ये कौन थे, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में इन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। अब देखिए जो पल्लवरम, ठीक है, और इसके बाद बदमदूरे और अतिरम पक्कम, ये सब मद्रास के पास ही है। यहां से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए, लेकिन सबसे पहले जो हैंडेक्स यानी कि सबसे पहले जो कुलाड़ी है, ठीक है, हैंडेक्स क्या होती है, कुलाड़ी होती है ना, पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुई मद्रास के पास। ठीक है, ध्यान रखना, ये है आपका इंडिया और यहाँ पर साइड में मद्रास, तो यहीं पर ही आपके तीनों ये एक लाइन से बने हुए। ठीक है, ये नीचे साउथ इंडिया है, तो यहाँ पर इस तरह से। ठीक, तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, इन्होंने पल्लवरम में हैंडेक्स प्राप्त किए थे। अब जब अतिरम पक्कम की बात होती है तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के ही दोस्त थे किंग, इन्होंने यहां से उपकरण की खोज की थी पूर्व पुरापाषाण काल से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज, बेलन नदी घाटी, यहां पर भी आपके पूर्व पुरापाषाण काल से रिलेटेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी कहां पर स्थित है, ये है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। बेलन नदी घाटी में दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया था और यहाँ पर पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो है लोहंदा नाला क्षेत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोहंदा नाला क्षेत्र कहां पर है, पूछा गया क्वेश्चन, तो ये है बेलन घाटी में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। और यहाँ पर पूर्व पुरापाषाण काल से रिलेटेड औजार प्राप्त किए गए। और यहाँ पर लोहंदा नाला क्षेत्र है, यहाँ पर अस्थियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जिसको कि कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, कौशाम्बी संग्रहालय में इसको रखा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पुरापाषाण कालीन स्थल जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका का प्रागैतिहासिक स्थल है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, तो उसमें जो पीछे से जो गुफा का जो चित्र है, वो शैल चित्र है, वो भीमबेटका है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के पास जो भोपाल है, भोपाल में आपका रायसेन जिला है, रायसेन जिले में आपका भीमबेटका में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला के मतलब उदाहरण मिले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के यहाँ पर उदाहरण मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर शैलाश्रय मिले हैं, यानी कि जो चट्टान से बने आश्रय होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर औजार मिले हैं। चित्रकारी से युक्त यहाँ पर 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से लगभग जो औजार प्राप्त हुए हैं वो 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है, तो साफ सी बात है कि ये आपके पूर्व पुरापाषाण काल से रिलेटेड है और यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको अगला फैक्ट बताया था कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर, जो आपका मध्य नर्मदा घाटी है, वहां पर आपका हथनौरा या होशंगाबाद एक जगह है जहां पर मानव की खोपड़ी पाई गई है। तो भारत में एकमात्र मानव जीवाश्म ये पाया गया है। ठीक है, जो कि आपका
पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है मध्य पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है। फलक संस्कृति क्यों बोलते हैं दोस्तों? कि इसमें भैया जो फलक उपकरण थे उनकी प्रधानता के कारण ही इसको फलक संस्कृति बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। फलक क्या होता है? एक प्रकार का औजार होता है जिसको पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इसका युग है 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मध्य पूरा पाषाण काल में सल्क या फिर फलक उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया था। और यहां पर जैसे कि ऊपर क्या थे, क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था पूरा पाषाण काल में, लेकिन यहां पर क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट आदि पत्थर यूज होने लग गया मुख्य औजार बनाने के लिए। ठीक है ना, मुख्य औजारों को बनाने के लिए इनका प्रयोग होने लगा। ठीक है ना, तो पत्थर की पपड़ियों से बने यानी कि फलक से बने विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि प्रकार के हथियार यहां पर से दोस्तों मिले हैं। ठीक है, वेदनी और फलक जैसे हथियार काफी भारी मात्रा में मिले हैं, तो ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था और श्रृंगार साधनों का प्रयोग भी होने लगा था। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि जो आपके मध्य पूरा पाषाण काल है वो आपके सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, ये सभी घाटियों से जो मध्य पूरा पाषाण काल है उनसे रिलेटेड आपके औजार मिले हैं। ठीक है, सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, इनको ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ये हो सकता है कि साझा। ठीक है, सोन घाटी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो काल आता है जो कि नेक्स्ट है वो है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल जो कि आपका 40,000 ईस्वी से 8,000 ईस्वी पूर्व तक का आता है। ठीक है, अब ये जो युग था इसमें क्या हुआ था कि जो उच्च पूरा पाषाण काल में थोड़ा सा आर्द्रता कम हो गई थी, ह्यूमिडिटी कम हो गई थी, तो हिम युग की ये अंतिम अवस्था थी। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका पूरा पाषाण काल है वो तो ज्यादातर आपका क्या था, हिम युग में ही था। ठीक है, सबसे लंबा काल भी है पूरा पाषाण काल का वो। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा क्या हो गया था कि जो बर्फ थी वो पिघलने लग गई थी। ठीक है, और इस काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपने ध्यान में रखना है वो है आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस का यहाँ पर उदय हुआ था और चकमक उद्योग की स्थापना, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं पूरे विश्व में। ठीक है ना, तो आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय उच्च पूरा पाषाण काल से हुआ था। ठीक है, अब इस युग के उपकरण की बात करी जाए तो इस युग के जो औजार थे वो काफी तेज थे, तीखे टाइप के थे, जैसे ब्लेड की तरह पतले और धार युक्त टाइप के थे। ठीक है, चमकीले थे। और ये औजार कहाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठारी सभी जगह पर ये मिले हैं। तो ये चीजों को दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि उच्च पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे वो बिल्कुल ब्लेड की तरह बिल्कुल पतले और धारदार युक्त थे। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि मैंने आपको बताया बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सब जगह दोस्तों इसके हम कह सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के हथियार मिले हैं, मतलब इनसे रिलेटेड आपके उपकरण मिले हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने दोस्तों जो अभी तक तो हमने पूरा पाषाण काल को पढ़ा, अब पूरा पाषाण काल को पूरी तरीके से एक रूप में हमने यहाँ पर इसको दिखाने का प्रयास किया है। अभी तक क्या था कि आपने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, आपका निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, अब इसके बाद पूरा पाषाण काल यानी कि जो पूरा पाषाण काल है वो कैसा था, तो देख लीजिए यहाँ पर जो हाथ से बने एवं प्राकृतिक वस्तुओं से बने हथियार का प्रयोग होता था। भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, गदे सभी टाइप के हथियार मिले हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी, शिकार और खाद्य संग्रह, पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो इनका शरण स्थल था यानी कि इनका अस्थायी जीवन शैली थी, गुफा में रहते थे, बार बार चेंज करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, समाज मैंने पहले बोला अस्थायी झोपड़ियां थी, ज्यादातर नदी और झील के किनारे रहते थे, 25 से 100 लोगों का समूह रहता था और अधिकांश एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल को हमने यहां पर एक तरह से पूरा कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी, हमने बताया कि ये क्या थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है,
अब इसके बाद अगला है दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसको कि मीसोलिथिक युग भी बोला जाता है, इसको माइक्रोलिथिक युग भी बोलते हैं। आखेटक और पशुपालक, तो अब इस समय जो मनुष्य है वो आखेटक, शिकारी और पशुपालक बन गया। खाद्य संग्राहक भी था तो साथ में पशुपालन भी उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये इस युग की विशेषता है। 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य का ये युग है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में जो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में, जो कि C.L. कार्लाइल्स, बहुत ध्यान रखना इनका, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है। C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण के उपकरण प्राप्त किए थे। जो लघु पाषाण के, देखिए पूरा पाषाण काल की विशेषता थी कि वहां के उपकरण बड़े बड़े थे, बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए थे। उसके बाद भी हमने क्या किया कि उसके बाद भी हमने उसको फर्दर कैटेगराइज किया। अब लघु पाषाण, यहाँ पर जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण खोजे गए जिनको कि माइक्रोलिथ बोला गया। ठीक है ना, माइक्रोलिथ। तो इसलिए इसको माइक्रोलिथ युग भी बोला जाता है, क्योंकि जो हथियार थे वो छोटे थे, लघु पाषाण से, छोटे पत्थरों से बने हुए थे। ठीक है, तो मध्य पाषाण, जो आप कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है उसकी विशेषता क्या है कि जो आपके औजार थे वो छोटे पत्थरों के, सूक्ष्म छोटे पत्थरों के बने हुए थे। ठीक है, इसके बाद अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। इसमें मानव शिकार करता था, मछली पकड़ता था और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरता था। ठीक है, मछली पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो विशिष्ट हैं, बहुत छोटे हैं, इनको माइक्रोलिथ बोला जाता है। तो इसलिए इस युग को माइक्रोलिथ युग भी बोला जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। मानव अस्थि पंजर जो हैं वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी चीज आपने दोस्तों ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जो आपका भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पे बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, जो आपका, ठीक है, यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जो भीलवाड़ा जिले है, कोठारी नदी के तट पे जो बागोर है वो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में जो लंगनाज एक जगह है, ये भी आपका मध्य पाषाण काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरा स्थल है। यहाँ पर से भी लघु पाषाण के उपकरण पाए गए हैं, पशुओं की हड्डियाँ पाई गई हैं, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, 14 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है लंगनाज और इसके अलावा बागौर। ठीक है, जो कि आपका भीलवाड़ा में कोठारी नदी में। ठीक है, वैसे देखा जाए तो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत सभी जगह पे अत्यधिक मात्रा में आपके जो मध्य पाषाण युग है इससे रिलेटेड औजार और जो भी आपके उपकरण हैं वो पाए गए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि महदहा, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि मध्य पाषाणकालीन प्लेस है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में महदहा। ठीक है, यहाँ से भी हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो GR शर्मा थे जिनकी हमने बात करी थी, GR शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे जिन्होंने बेलन घाटी में अनुसंधान किया था। ठीक है, इन्होंने इसमें 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है महदहा में। ठीक है, महदहा ने, जो महदहा है यहाँ पर GR शर्मा ने 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जो 3 क्षेत्र है वो है झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, ठीक है, और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। अब जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है यहीं से ही हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है कि जो महदहा है वह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर GR शर्मा ने 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया था, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। जो जहाँ पर बूचड़खाना है वहीं पर ही हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण, क्योंकि बूचड़खाने में आपके क्या होते हैं, जानवरों को काटा पीटा जाता है, तो वहां पर आपका उस क्षेत्र से ही हड्डी और निर्मित सींग से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, ये भी मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। देखिए, जय नारायण पांडे थे, डॉक्टर जय नारायण पांडे, इनकी बुक थी पुरातत्व विमर्श। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, पुरातत्व विमर्श किसकी पुस्तक है, तो ये है डॉक्टर जय नारायण पांडे की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेस बताए हैं जो कि आपके मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। ठीक है, यही तीनों में स्थलों में हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख इन्होंने किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दमदमा। ठीक है, दमदमा क्या है, पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर यहाँ पर 41 मानव समाधान
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है दमदमा, इसको भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पर उत्खनन हुआ और पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलाकर कुल यहाँ पर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। उसमें से 5 जो समाधान है वो युग्म समाधान है, यानी कि 2 मानव एक साथ एक ही कब्र में। ठीक है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल दफनाए गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है कि भाई 41 मानव जो समाधान है वो कहाँ प्राप्त हुए थे। ठीक है, ठीक, और 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए, ये कहाँ हुए थे। ठीक है, तो शेष जितने भी आपके समाधान में उसमें क्या हुए, एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो दमदमा जो इनकी पुस्तक में बताए, तो उसके बाद क्या है, सराय नाहर। ठीक है, सराय नाहर राय में महादा के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, दमदमा और सराय नाहर। अब सराय नाहर में क्या है, वहां पर एक ऐसी समाधि मिली है जहां पर एक ही कब्र में 4 मानव दफनाए गए हैं। ठीक है, समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर हैं जहां पर लोग रहते थे, छिछली और अंडाकार हैं। ठीक है, तो सराय नाहर राय की क्या विशेषता है कि यहाँ पर 4 मानव कंकाल एक साथ ही दफनाए गए हैं। ठीक है, ये चीज आपने दोस्तों ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और जगह जिसका नाम है लेखैया। ठीक है, लेखैया जो कि आपकी विंध्य क्षेत्र में थी, तो यहां पर भी आपके लघु पाषाण उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, 17 मानव कंकाल यहां पर पाए गए हैं। ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास, इन्होंने भी अनुसंधान किया था और इनके अनुसार यहां पर 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का हमने पहले से ही पढ़ा था कि जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्रों में ही आपका सीएल कार्लाइल के द्वारा जब अनुसंधान किया गया था तभी लघु पाषाण उपकरण पाए गए थे और वहीं से मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और जो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बागौर जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितना इंपॉर्टेंट चीजें से मिल सके, ऊपर ही ऊपर की नॉलेज ना देके अंदर तक की आपको नॉलेज पूरी दी है। इससे आपका जितने भी एमसीक्यू, देखिए अगर आप इन सारे फैक्ट्स को पढ़ते तो आपके कितने सारे एमसीक्यू इनसे बन सकते हैं। अब इसके बाद फिर से वैसे ही हम पूरा मध्य पाषाण काल के बारे में बात देख लेते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाथ से बने और प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में प्रयोग होता था, धनुष और तीर का प्रयोग होता था, और इसके अलावा जो हथियार का आकार था वो क्या थे, पत्थरों का आकार क्या थे, छोटे थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर फ्लिंट पत्थरों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, ये चीज भी आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक, इसके बाद अगला, लघु पाषाण उपकरणों का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग होने लगा। ठीक है, क्वार्टजेट पत्थर और जो फ्लिंट पत्थर है वो तो आपका किस में था, आपका मध्यपुरा पाषाण काल में था। जो आपके जो पत्थर है, पत्थरों का जो उपयोग था वो आपके कैसे थे, छोटे थे। बाकी इसमें मिक्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वार्टजेट पत्थर या आपके फ्लिंट पत्थर, तो जो भी है इसमें मिक्स मिला है। ठीक है, इसके बाद अगला अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मैंने पहले बताया कि इसमें क्या करते थे, मछली के शिकार पाया गया है, भंडारण है, नौका है। ठीक है, समाज कैसा था, कबीले और परिवार समूह में रहते थे। ठीक है, यहाँ पर धर्म के भी साक्ष्य पाए गए हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। आसपास मृत्यु के पश्चात जीवन के विश्वास के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, कब्रें और अंतिम संस्कार के रूप में मिलते हैं, यानी कि कब्र मिल रही है और अंतिम संस्कार का मतलब प्रमाण मिल रहे हैं, तो भाई सीधा सीधा है कि धर्म को भी मानने लगे थे और मृत्यु के पश्चात जीवन के विश्वास के साक्ष्य मिले हैं। तभी तो कब्र में दफनाया जाता है ना, तो और इसीलिए अंतिम संस्कार किया जाता है, तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। ठीक है, मध्य पाषाण काल की विशेषताएं आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला युग आता है नव पाषाण काल, जिसको कि नियोलिथिक युग बोला जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, खाद्य उत्पादक, तो यानी कि मनुष्य ने अब भोजन को उगाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसका उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। तो 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है इसको नव पाषाण काल बोला जाता है, नियोलिथिक। नियो एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नवीन, यानी कि नव पाषाण काल। ठीक है, अब इसमें इसका डॉक्टर प्राइमरोज, इनको ध्यान रखना, डॉक्टर प्राइमरोज को ही नव पाषाण युग से संबंधित पुरातात्विक खोज का श्रेय जाता है भारत में। ठीक है, तो डॉक्टर प्राइमरोज जिन्होंने कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक में एक जगह है लिंगसुगूर, ठीक है, लिंगसुगूर नामक जगह है, यहाँ पर इन्होंने नव पाषाण कालीन स्थल के उपकरण
खोज डाले थे, तो 1842 में। ठीक है, अब देखिए वैसे 1863 में पाषाणकालीन स्टार्ट हुआ था, लेकिन इन्होंने देखो 1842 में खोज दी। ठीक है, तो इनको मान सकते हैं। इसी तरह से 1860 में ला मसूरिये, ये भी थे, इनके काल में प्रथम प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए थे उत्तर प्रदेश में टोंस नदी घाटी से। ठीक है, टोंस नदी घाटी में भी इन्होंने नवपाषाण काल के प्रस्तर उपकरण प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हम जान चुके हैं पहले ही, भाई जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य है वो यहीं से पाए गए हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहुरा देव में पाए गए हैं। 9000 ईस्वी से 8000 ईस्वी पूर्व में चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों एक लेटेस्ट है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, आप कई सारी बुक्स में इसको मेहरगढ़ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, और चावल के अगर साक्ष्य की बात करेंगे तो कोल्डी हवा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी की जो नवीनतम खोज है, नवीनतम खोज के आधार पर जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो जगह है वो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहुरा देव। ठीक है, जहां 9000 ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त किया। आप ज्यादातर कोई भी बुक देखेंगे उसमें ज्यादातर आपको मेहरगढ़ और कोल्डी हवाई मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका एक बहुत ही नया और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों पूर्व में क्या माना जाता था, देखिए इसको भी देख लेते हैं। पूर्व में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, 7000 ईस्वी पूर्व में यहां से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो इसलिए जो पहले मेहरगढ़ को माना जाता था, और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है वो कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी पर स्थित है। 6500 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर मिले थे। भारत की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें चावल के साक्ष्य की, तो वो था चीन में यांगजी नदी घाटी के क्षेत्र में 7000 ईस्वी पूर्व में चावल उगाया गया था। ठीक है, तो ये कई सारे फैक्ट हैं आपको दोस्तों ध्यान में रखने पड़ेंगे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जहां पर 7000 ईस्वी पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले थे, तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो यही माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख रखी है यहाँ पर। देखिए मक्का है वो मैक्सिको में मिला 6000 ईस्वी पूर्व में, बाजरा है वो चीन में 5500 ईस्वी पूर्व, सोरगम है वो पूर्वी अफ्रीका में मिला 5000 ईस्वी पूर्व, राई है वो दक्षिण पूर्व एशिया में 5000 ईस्वी पूर्व, जई 2300 ईस्वी पूर्व यूरोप में। ठीक है, तो ये कई सारे फैक्ट हैं। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टिपिकल है इनको याद करना, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बहुत मेहनत लगती है ऐसे पीडीएफ में, क्योंकि एक बुक्स में आपको ये मिल ही नहीं सकता, आपको कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद ही जाके आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए पीडीएफ बहुत एक तरह से रामबाण साबित हो सकती है। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखिए कि जो आपके नवपाषाण काल है इसमें क्या होता था। इसमें दोस्तों पत्थर के पॉलिशदार औजार मतलब उनकी पॉलिश की जाती थी। ठीक है, और हथियारों का प्रयोग होता था। ठीक है, और विशेष रूप से जो पत्थर की कुल्हाड़ी है उनका इस्तेमाल इसमें होता था। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखिए मेहरगढ़ जिसकी हमने बात करी, मेहरगढ़ के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। कहाँ पर है, पाषाण संस्कृति से रिलेटेड है ये आपका, और बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में, और यहाँ पर से आपके क्या हुए थे, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, लेकिन अभी हम किसको बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाहुरा देव को, भाई जो आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है। ठीक है ना, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेहरगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपका क्या है दोस्तों, नवपाषाण से रिलेटेड है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो ये यहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे और बर्तन बनाने की कला भी इस युग में दिखाई देती है। तो यानी कि नवपाषाण युग में ही आपकी बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ है। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जो बर्तन कला बनाने की जो कला है वो आपकी नवपाषाण युग से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बुर्ज होम।
ठीक है, जिसको कि बुर्ज वृक्ष का स्थान भी बोला जाता है। तो जो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में जगह पाई गई है, यहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, यानी कि मानव के साथ कुत्ते के कंकाल को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ से गर्तावास भी मिले हैं। गर्तावास का मतलब गड्ढे के घर, ठीक है, जो आपके गड्ढे में जो घर होते हैं, यानी कि भूमि के जो नीचे घर हैं, वो भी यहाँ पर से पाए गए हैं। इस पुरास्थल की जो खोज है वो डी टेरा 1935 में, जिसके बारे में मैंने बात की थी, और पीटरसन के द्वारा यहाँ से की गई। तो 1935 में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से खुरदुरे, धूसर मृदपांड, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनके प्रयोग के बारे में पता लगा है। तो बुर्ज होम को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। बुर्ज होम कहाँ पाया गया है? जम्मू कश्मीर में। मानव कंकाल के संग कुत्ते के कंकाल का यहाँ पे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जिसका नाम है गुफकराल, ठीक है, गुफकराल, जिसको कि कुलाल या कुमार की गुफा भी बोला जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है, नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के कार्य के बारे में पता चलता है, ठीक है। गुफकराल, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। नवपाषाणिक स्थल है जिसको कि क्या बोला जाता है? कुलाल या फिर कुमार की गुफा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो कश्मीर है, कश्मीर में जो नवपाषाण युग के लोग हैं वो हड्डी के औजारों का और हथियारों का अधिक प्रयोग करते थे। तो जैसे कश्मीर में कौन? बुर्ज होम, तो बुर्ज होम में भी ऐसे हथियार मिले हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जलीलपुर, पाकिस्तान में। यहाँ से मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मछली पकड़ने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जलीलपुर, पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसके बाद एक और चीज देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जगह है चिरांद, ठीक है, जो कि है बिहार में, सारण जिले में। ये भी एक इंपॉर्टेंट नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कश्मीर है वहां पर नवपाषाण के जो लोग हैं वो हड्डी के बहुत सारे औजारों का प्रयोग करते थे। तो भाई कश्मीर के अलावा चिरांद ही एक ऐसी जगह है जहां से हड्डी के अनेक उपकरण मिले हैं, ठीक है। चिरांद बिहार, मतलब देखा जाए तो केवल ऊपर अगर हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर वाले एरिया की, जहां पर बुर्ज होम है, तो वहां पर क्या है कि भाई बहुत सारे हथियार मिले हैं हड्डी के, ठीक है। लेकिन चिरांद एक ऐसी जगह है, वहीं पर ही हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिहार में, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, किनारे पर। तो बुर्ज होम के बाद सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाण के उपकरण पाए गए हैं। हड्डी के अनेक उपकरण है, हिरण की सींग से निर्मित है। तो बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद नवपाषाण युग में जो दक्षिण भारत है वहां पर मृतक को दफनाने के स्थल में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि जब नवपाषाण युग था तो वहां पर दक्षिण भारत में जो मृतक को जो दफनाते थे तो बड़े बड़े पत्थरों को लगा दिया जाता था, बड़े बड़े जो पत्थर के स्मारक बनाए जाते थे, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, राख के टीले, ठीक है। राख के टीले कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाण कालीन पुरास्थल में जो राख के टीले हैं वो कर्नाटक में मैसूर में वेल्लारी जगह है, ठीक है। वेल्लारी जनपद है, उसके अंदर सगनकल्लू जगह है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो सगनकल्लू नामक स्थान पे, जो कि आपका वेल्लारी जनपद में, मैसूर में, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। यहाँ से राख के टीले पाए गए हैं। इसके अलावा पिकली हल है, यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दो प्लेस हैं, सगनकल्लू और पिकली हल। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इसके अलावा चौक का प्रयोग, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है उसको, लेकिन आप इसको भी ध्यान रखना, चौक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग भी इसी काल में मिलता है। धातुओं में सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और इसका परिणाम, जो इसका प्रमाण है वो मिला था अतिरमपक्कम से, ठीक है। अतिरमपक्कम, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मद्रास से, जहां पर से आपकी हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो अतिरमपक्कम से ही आपकी तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली थी। तो अतिरमपक्कम में इसके प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो जो नवपाषाण काल है उसमें हम ताम्रपाषाण काल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ताम्रपाषाण सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ठीक है। जो औजार हैं वो आपके हाथ से बने थे,
ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नवपाषाण के बारे में पूरा हाथ से बने प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार थे। ठीक है, इसमें चिराल का प्रयोग होता था। ठीक है, चिसल का मतलब, और लकड़ी और पत्थर छीलने के लिए खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार थे। मिट्टी के बर्तन और हथियार इसमें पाए गए हैं। अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमने पहले बोला, खेती, शिकार और खाद्य संग्राहक की थी। ठीक है, इसके अलावा मछली का शिकार करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये मतलब क्या कहते हैं, इनमें हमने पहले ही बताया कि पशुपालन, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खेती, जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट नवपाषाण काल की विशेषता है। खेती भी है, शिकार भी है, खाद्य संग्राहक भी है, मछली का शिकार भी है, पशुपालन, सभी चीज़ें करते थे। ठीक है, इसके अलावा खेतों की आसपास छोटी छोटी बस्तियों से लेकर कांस्य युग के नगरों तक की इनके शरण स्थल रहे हैं। ठीक है, कांस्य युग जो कि आपका हड़प्पा में आएगा। ठीक है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना कि यहाँ पर से जो मनुष्य है उसका जीवन स्थायी हो गया था। ठीक है, जबकि जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, तो वहाँ पर जो मानव का जीवन था वो क्या था, स्थायी था। तो एक जगह पर वो स्थायी रूप से रहने लगा। अब जब मनुष्य एक जगह पे खेती करने लग गया तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि वो क्या होगा, वहाँ पर अपने घर बनाएगा। तो उसका जो जीवन है वो स्थायी होने लगा था नवपाषाण युग से। ठीक है, तो नवपाषाण युग में तो दोस्तों इतना ही था। तो अभी तक हमने पाषाण युग के 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के अंतर्गत ही दोस्तों आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृति आती है। ठीक है, अब ताम्र पाषाणिक संस्कृति दोस्तों थोड़ा सा लंबी होगी, तो इसको हम कोशिश करेंगे, वरना आप भी बोर हो जाओगे। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स नवपाषाण काल के अंतर्गत ही। अभी नवपाषाण काल पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, इसी के अंदर ही ताम्र पाषाणिक संस्कृति आती है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में आइडिया बताता हूँ। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, क्योंकि तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ जब प्रयोग हुआ तो वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहलाई, और ये आपका नवपाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। तो इसके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतने सारे फैक्ट्स आप फिर मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी ही अगली वीडियो लेकर आऊं और उसमें मैं आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में बता दूं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेजेबल ये वीडियो लगी होगी, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी यूके और यूके के एस्पिरेंट हैं, अगर आप सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।